बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। हमारे यहाँ एक बहुत ही अहम पहलू है जो सोशल मीडिया पे भी बड़ा डिस्कस किया जाता है और जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है, और वो डिपार्टमेंट मैरिज का है, या वो डिपार्टमेंट जिसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं। मैं ये पर्सनल डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, ये किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट की बात नहीं है, लेकिन जैसे घरेलू मामलात हैं, शादी ब्याह हैं और ये तमाम चीज़ें ख़वातीन की ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारे यहाँ फ़ौरन माँ बाप को फ़िक्र लाहक हो जाती है कि जी लड़की की शादी हो जानी चाहिए, और फिर शादी के बाद के मामलात, दीगर और चीज़ें। और आजकल तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र से गुजरती हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है या आपके गिरदो नवा में क्या हो रहा है। तो हमारे पास एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, या इंस्पिरेशनल स्टोरी भी नहीं कहना चाहिए, उसमें हकीकत है, जो आज मेहमान की सूरत में हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और जिनसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ हम उनकी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि उन जैसी कई और ख़वातीन हैं जिनकी बात, जिनकी तकालीफ, जिनकी लिमिटेशंस हम बाकी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुखसाना असलम हैं। अगर प्रोफेशनली बात की जाए तो करीम उबर ड्राइवर हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी ज़िंदगी के बड़े सारे पहलू हैं जो आज मैं बात करना चाहूँगी, और इनसे हार्ट टू हार्ट टॉक होगी, और इनके ज़रिए से जो मेरा मकसद है कि ख़वातीन के मसाइल लोगों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया। और आपसे काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन मैं ये बात, जिस तरह मैंने कहा कि ज़ाहिर है आप इस पे आमादा हुई, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ़ यू, लेकिन आपकी आमादगी के साथ साथ शायद आपकी बात के साथ साथ और सैकड़ों ख़वातीन होंगी जिनकी बात आज हम बिल्कुल सामने पहुंचाएंगे। सो पहले तो ये बताइए भाई कि आपने पढ़ाई क्या की और अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही थी, शादी कब हुई, थोड़े से अपने स्टोरी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एजुकेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय एजुकेशन। उसके बाद फिर मैंने DIT किया हुआ है पाकिस्तान एविएशन कॉलेज से, जिसको मैंने परसू किया था अपने एक टेलीकम्युनिकेशन के सिलसिले में भी। उसके बाद जो है शादी मेरी 2010 में हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी बिहाफ की बुनियाद की वजह से जो है क्या कहते हैं मेरी वो शादी से 3.25 साल ही रह सकी। 2014 दिसंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केस फाइल किया खुला का, और उसके बाद जो है अच्छा, जब ये आप कहते हैं ना, ये हमारे यहाँ बड़ा टैबू समझा जाता है ना सोसाइटी में कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुला हो गया। जी हाँ। तो जैसे आपने कहा तो लोग थोड़ा एकदम से शायद एक्टिव हुए हों कि ये क्या बात है। तो मैं, जाहिर है मुझे वो डिटेल पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन आपकी ज़बानी ही सुनना चाहती हूँ कि क्या मामलात ऐसे थे जो आप बिल्कुल कुछ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं। बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ही हमेशा कहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे आज ज़िंदा रखा है। मेरी ज़िंदगी थी तो मैं यहाँ आज आपके सामने बैठी हुई हूँ 2014 से लेके अब तक। अदरवाइज़ अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ओवर हो चुके होते तो शायद आज मैं ना होती, या क्या होता वो अल्लाह को बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इज्जत और जानो माल जो है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, तो इसी वजह से शायद हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शुक्र अदा करते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। अच्छा, ये बात, सॉरी रुखसाना मैं इंटरप्शन बार बार कर रही हूँ, फिर नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि मैं इस पॉइंट पे बताना चाहती हूँ कि हमारा किसी भी फोरम से ये इरादा नहीं होता कि हम बाकी लोगों को बदनाम करें, या हम ऐसे निजी मामलात में चले जाएं जो कि मौजू नहीं है कि हम स्क्रीन पे बैठ के उनके बारे में बात करें। लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि इज़्ज़त और जानो माल की अल्लाह ने हिफाजत की, तो मेरे ख़्याल में इतना ही काफ़ी है कि किसी खातून की इज़्ज़त और जान बच गई। किसी रिलेशनशिप में शायद वो रहती तो उसकी इज़्ज़त या जान नहीं बच पाती। जी बिल्कुल। तो उसके बाद से जो है मैंने अपने कुछ बिजनेसेस स्टार्ट किए, ऑनलाइन बिजनेसेस। उसके बाद 2017 से लेके अब तक मैं ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में हूँ। उस फेज़ में जो है क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने यानी कि देखी भी हैं, सही भी हैं, खुद पे आजमाई हुई भी हैं। एक एक करके आते हैं ना रुखसाना। ये बताइए, बेटा है आपका माशाल्लाह? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है। और अब कितने साल का है वो? 9 साल का है। उस वक्त वो 2.5 साल का था जब मैंने खुला लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 सेंसिबल है, और आप देखेंगी उन्हें तो कह सकेंगी कि हाँ जी कि अपनी वक्त से जो है बहुत पहले बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा मैच्योर है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने ये फैसला लिया, एक तो किसी खातून के लिए, आप तो फिर भी पढ़ी लिखी थी और शादी से पहले भी जॉब कर रही थी, शादी के बाद भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन कर रही थी, क्या ये किसी खातून के लिए आसान होता है कि वो रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, फैसला ले ले
क्या क्या तकलीफ होती है, क्या क्या सोच होती है उसके ज़हन बिल्कुल में? नहीं होता। मैं बिल्कुल ये इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करूँगी कि आसान होता है एक औरत के लिए, क्योंकि उस औरत को मकान को घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उस घर को तोड़ना उस औरत के लिए भी आसान नहीं होता है। मेरे लिए भी नहीं था। मैंने बहुत सोचा, बहुत किया, क्योंकि अगर जज्बातियत में लेना होता तो शादी के शायद 3rd मंथ में ही मैं खुला यानी कि ले चुकी होती या कि फ़ाइल कर चुकी होती। अदरवाइज़ जो है टाइम इसीलिए देना पड़ता है कि आप देखें अपने पार्टनर को कि वो कैसे हैं, किस तरीके से हैं। शायद अल्लाह की रज़ा ऐसी हो कि जी कि वो सुधर जाएं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुधरना होता वो किसी भी रिलेशन में रहकर भी नहीं सुधरते, और जिन्होंने सुधरना होता वो बगैर किसी रिलेशन के भी सुधरे रहते। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ जो भी प्रॉब्लम्स थे जी, उसका अंदाजा उनकी फैमिली को था। एग्जैक्टली 100% था, उनको मालूम था पहले से। तो उन्होंने ये सोचा कि शादी कर दो, ठीक हो जाएगा लड़का। जी हाँ, शायद हमारे यहाँ लोगों के कॉन्सेप्ट यही है कि जी के माइंड सेटअप यही होता है कि शादी कर दो, तो शादी जो है वो हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इलाज बीमारी का होता है, शादी हर चीज़ का इलाज नहीं होती है। तो यानी वो बीमारी, थोड़ा सा इस तरफ हो जाइए ना, ऐसा ना हो कि कैमरा आपको कैच ही ना कर सके। पता तो चले हम रुखसाना से बात कर रहे हैं। अच्छा रुखसाना, यही सोचा गया कि शादी कर दो, मामला हल हो जाएंगे। जी हाँ, शायद उनकी सोच ये थी कि जी ऐसे कर दो तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो मामला जो थे वो ठीक नहीं हुए, वो वर्स्ट टू वर्स्ट हो गए। तो मैं समझती हूँ कि आइंदा अगर किसी के साथ ऐसा ना हो तो उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि जी के क्या कहते हैं, हम अपने बेटे का इलाज करवाएं। पहले इलाज करवाइए, जो बीमारी है, अगर आपको पता है कि उसके अंदर ये बीमारी है या ये प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराना चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करें। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया पे बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट भी थी कि ख़वातीन को या लड़कियों को रिहैबिलिटेशन सेंटर समझना छोड़ दें। बिल्कुल, क्यों वो रिहैबिलिटेट नहीं कर सकती आपके बेटे को। अगर आपके बेटे के साथ कोई जहनी मसला है, उसके साथ कोई ऐसा मसला है जो हल होना चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वैसे हल होना चाहिए, तो किसी भी रिलेशनशिप में डालने से पहले वो मसला हल करें। अच्छा, दूसरी बात ये, फिर शादी के बाद ये कहा जाता है कि देखो बच्चे हो जाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल यही सोच होती है, शायद मेरी भी सोच यही थी, मेरी भी सोच यही थी कि शायद जो है क्या कहते हैं औलाद हो जाएगी तो क्या कहते हैं सब सही हो जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ मामला बिगड़े ही उल्टे। मेरे यहाँ औलाद होने के बाद जो है ज्यादातर बिगड़े। अच्छा, कि हाँ जी, कि अब मैं हूँ, एक प्रॉपर हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जो एक सोच होती है ना, तो वो एक आप फिर उसमें पेरेंट्स नहीं आते लड़के के भी, वो फिर एक उसकी खुद साख्ता सोच होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे यहाँ एक लड़की को बस ये, जैसे आपने कहा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर समझा जाता है, तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ों में एक लड़की के ऊपर ही कसूर डाल दिया जाता है कि जी कि लड़की ऐसी होगी, उसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया होगा। तो आपके पेरेंट्स ने आपको इस डिसीजन में सपोर्ट किया, घर वालों ने, या उनको भी लगता था कि शायद तुम जज्बाती हो रही हो, मसला नहीं है, मेरे पेरेंट्स को फादर मेरे अनफॉर्चुनेटली 2006 में उनकी डेथ हो चुकी थी। मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया हुआ था, क्योंकि वो खुद एक सिंगल पेरेंट के तौर पे हम लोगों को यानी कि कर रही थी। तो जो है क्या कहते हैं, उस चीज़ को मैंने अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे साथ मामलात क्या है, जब बिल्कुल ही एक नहज पे आके बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पानी सर से गुजर जाना, अगर वो वाले मामलात हो जाते तो शायद जो है वो भी नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि वो एक होता कि जी के शायद आप में कहीं ना कहीं होगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरा इतना बड़ा डिसीजन लेने का जो हुआ तो उसमें सबसे पहले मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया। राइट, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि हम इसे जो है अपने सामने जिंदा ले जाएं बनिस्बत इसके कि हम इसकी मैयत इस घर से उठाएं। अच्छा, ये बताइए रुखसाना कि जब रिलेशनशिप चले, ये तमाम चीज़ें हो गई आपने सब, क्या किसी जहन के गोशे में ऐसा होता है, और सिर्फ अपने बारे में नहीं और भी बताइएगा, क्योंकि आपको तो ये कॉन्फिडेंस था कि आप बाहर निकल के काम कर चुकी थी, तो क्या आपको भी ये फाइनेंशियल प्रेशर था कि मेरे साथ एक और जान लगी हुई है, अब मैं इसको कैसे पालूंगी, मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर मैं इस नोट पे आपसे जानना चाहती हूँ कि एक आम खातून जिसने शायद पढ़ाई भी ना की हो, जिसने शायद प्रोफेशनली कुछ अक्वायर भी ना किया हो, उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा ये डिसीजन करना। डिसीजन लेना, मैंने आपसे जैसे पहले कहा, आसान नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब औरत कुछ ठान ले तो गलत ठाने तब भी वो करके गुजरती है, और सही जब आपको पता हो कि आप सही हैं
फाइनेंशियली बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वाकई एक जो जान आपके साथ होती है, आप अपना तो किसी भी तरीके से गुजारा कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके की एजुकेशन मैंने हासिल की, मैं अगर अपनी बात करूं तो जिस तरीके की एजुकेशन मैंने हासिल की, वैसे उससे बढ़ के मैं चाहती थी कि जी मेरे बेटे के लिए हो। मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसके फादर का साया उसके सर पे ना हो, उसका शफकत भरा हाथ उसके सर पे ना हो। मुझे रिग्रेट सिर्फ इसी चीज़ का होता है कि वो कभी वापस पलट के नहीं आया। सिर्फ इस एक चीज़ का है कि कहीं मैंने अपने बेटे के साथ गलत तो नहीं किया, लेकिन ये फैसला कभी भी नहीं आया पलट के। मेरी खुला जो हुई थी 21 मार्च 2015 को कोर्ट से ग्रांट हुई थी। जब से वो गया हुआ है तब से वो वापस पलट के नहीं आया है। तो मेरा बेटा, मैंने कहा, जैसे वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, समझदार हो गया है, तो वो इन चीज़ों को समझता है। वो जहन के किसी गोशे में उसके पास जो वो कोर्ट जाने वाले मामला थे या कोर्ट जाने के थे या फादर उसको किस तरह से उसका ले जाता था और फिर कहीं और छोड़ देता था, तो वो उसको अभी तक याद है। मुझे उसको कुछ भी नहीं बताना पड़ता। सही, लेकिन मैं शायद उन माओं में से नहीं हूँ कि मैं बोलूँ तुम्हारे फादर ने ये कर दिया, तुम्हारे बाप ने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुम इस वजह से हो, ये वो इस। तो वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे वो सब कुछ उसको बताने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी। वो खुद ही रियलाइज कर। लेकिन आपको ये था कि अब मैं जॉब करूंगी, अब मैं इसकी जिम्मेदारी, स्कूल, ये वो किस तरह कर पाऊंगी? डर था आपको कोई? बिल्कुल, यानी कि डर नहीं था, बस ये था कि अल्लाह ताला हिम्मत दे कि जी कि मैं इसको कर सकूं, इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकूं। तो अल्लाह ताला ने वाकई इतनी हिम्मत दी है। पेरेंट्स जब आपके सपोर्टिव हों, आपके घर वाले सपोर्टिव हों ना, जब आपके वो ढाल बन के खड़े हों, तो आप बहुत कुछ जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, ये तो अभी तो बड़ा अच्छा एक ज़ाहिर है सिनारियो आ गया कि अब तक आपने सारी चीज़ों को ओवरकम कर लिया, लेकिन उस वक्त हर लम्हे और हर जगह पे प्रॉब्लम होती है। जैसे ही कोई खातून घर आके बैठती है, इर्द गिर्द वाले मशवरा देना शुरू हो जाते हैं कि अभी तो इसका एक ही बच्चा है, अभी तो बच्चा छोटा है, इसकी शादी कर दो। या घर वालों को भी महसूस होता है। अच्छा, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि 5 भाइयों की इकलौती बहन है ये। हमारे यहाँ तो बड़ा सोचा जाता है ना, भाई इस तरह भाई उस तरह। 5 भाइयों ने अब तो माशाल्लाह आपके साथ हैं, मगर उस वक्त भी आपके डिसीजन में आपके साथ थे या आपकी फाइनेंशियल या मॉरल सपोर्ट उन्होंने की? बिल्कुल की। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे 2 भाई जो है उस वक्त जो मदर के साथ थे, उन्होंने बिल्कुल कदम ब कदम जो है वो खड़े रहे। फाइनेंशियल सपोर्ट करने से बहुत बेहतर होता है कि किसी की मोरल सपोर्ट आपके पास हो, और वो आज तक मेरे साथ है। ओके, बिल्कुल। तो जो और शादी के मशवरे दिए लोगों ने या? बिल्कुल दिए। मेरी मदर भी चाहती थी, अपनी हयात तक वो चाहती थी कि जी के हो जाए, लेकिन मैं वो डिसीजन दोबारा नहीं ले सकती थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, मेरा बेटा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखें, कहीं भी आप शादी तो देखें औरत दोबारा कर सकती है, लेकिन बच्चे के लिए बाप नहीं लेकर आ सकती। तो हमारे यहाँ जो है वो, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी कि हम पेपर मैरिज कर लेंगे, पहले हम देखेंगे, फिर ये है वो है। तो इन चीज़ों को जब मैंने दूसरों के लिए सुना, तो उस चीज़ को मैंने अपने लिए भी रियलाइज़ किया कि शायद ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो मैं उससे थोड़ा बच के रहती हूँ कि नहीं, अब जो है सब कुछ जो है वो बेटा है। वो बेटा है। अपनी जॉब के हवाले से मैं बताइए कि ये जो ड्राइविंग आप करती हैं, ये कितनी सेफ है और कितना आपको इंटरेस्ट करती है, या ख़वातीन के लिए ये क्या ऑप्शन है, वो इसको परसू कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। मेरा देखें, मेरा पैशन है ड्राइविंग करना। तो मैं इसको पहले से ही था या बन गया? बिल्कुल मेरा था, और जब एक प्लेटफॉर्म मिला भाई, कराची में अगर किसी का पैशन है ना, इनकी तस्वीर बना के लगानी चाहिए। ड्राइविंग करना अगर किसी का पैशन है, मैं उन लोगों में से हूँ जिसने ड्राइविंग सीखी, सब कुछ किया, लेकिन मैं ड्राइव नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कराची की ड्राइविंग खुसूसी तौर पे बड़ी ही टेक्निकल है। सो ये टेक्निकल लोग जो होते हैं ना, टेक्निकल खवातीन, वो ऐसी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जी के कराची में जिसने ड्राइविंग कर ली तो वो कहीं पे भी कर सकता है। मैं तो आती ही नहीं हूँ, उस लाइन में ही नहीं हूँ। मेरा पैशन था, इस पैशन को सपोर्ट किया मेरे भाई ने। क्योंकि वो खुद भी जो है वो एक ऑनलाइन सर्विस से एसोसिएट थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस कंपनी में ट्राई करें जो कि ख़वातीन से ख़वातीन की है। पैक्सी जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी कराची में, तो उस एक प्लेटफॉर्म से हमने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत फेम मिला, बहुत लोगों में यानी कि नॉलेज हुई कि जी के एक ख़वातीन से ख़वातीन की सर्विस भी कोई है उस वक्त 2017 में। तो फिर उसके बाद जो है किसी भी वजह की बिना पे मुझे जो है वो क्या कहते हैं ड्रॉप करनी पड़ी। तो 2018 से लेके अब तक मैं करीम के साथ एसोसिएट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ, सेफ कर रही हूँ, आपके सामने हूँ। कोई ये जो यूजुअली हरासमेंट के और दीगर चीज़ें होती हैं, ऐसे तो कभी कोई वाक़या बहुत मेजर वाला नहीं हुआ, लेकिन जो है आप
सबसे पहले ख़वातीन जो बैठती हैं उनके साथ यही होता है सवाल कि वो करती हैं कि आपको मेल से कोई हैरेसमेंट तो नहीं होती है। तो मेरे साथ उल्टा है, मुझे हमेशा फ़ीमेल से हैरेसमेंट क्यों उठाना होता है? अच्छा। क्योंकि एक जो बॉसी नेचर होता है या फिर एक होता है कि जी कि आपने जो है ये करना है, या फिर एक एटीट्यूड प्रॉब्लम जो होता है कि अगर आप ड्राइवर हैं, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हों कुछ हों, लेकिन एट दैट टाइम के आप उनके लिए एक ड्राइवर होते हैं। तो वो जिस जेंडर से हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए तो वो शायद नहीं मिल पाती। That's very sad. 1% हैं ऐसी ख़वातीन जो कि करती है। अभी SOPs के सिलसिले में भी जो कुछ हमारी गवर्नमेंट कर रही है हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम आई है वो इन्हीं दिनों में आई है कि मास्क नहीं लगा लें, और ये जी इतने लोग अलाउ हैं इतने नहीं हैं, तो वो कहते हैं आप अनोखी बातें कर रही हैं, कहाँ से आई हैं आप, हम इसीलिए ख़वातीन को नहीं बुलाते हैं, ख़वातीन की ऐसी राइट्स होती हैं, आप लोग ऐसे करते हैं वो करते हैं। तो जबकि हम उन्हीं के भले के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि हम भी देखें तो हम लोग फ्रंट लाइन ऑफिसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और ये आपने खैर बड़ी मुनासिब बात पे हम इस सेशन को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि ख़वातीन को ख़वातीन से सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन शायद ख़वातीन को लगता है कि इसको मैं सेम जेंडर है तो ज़ोर से बोल दूंगी या कह दूंगी दबा दूंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस छोटे से सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने क्लियर भी कही हैं और शायद अनक्लियर भी हों, लेकिन वो आप तक उसका एक एहसास ज़रूर पहुँचा होगा। थैंक यू सो मच रुखसाना फॉर कमिंग, फॉर योर टाइम, और जिस तरह से आपने ये तमाम चीज़ें शेयर की, ये हमारी सोसाइटी का एक वो अहम हिस्सा है या चेहरा है जो हमें टाइम एंड अगेन लोगों तक लेकर आना चाहिए। कुछ जाते जाते कहना चाहती हैं तो कह दें, और फिर हम आपसे अलविदा लेंगे। बिल्कुल, मैं उन ख़वातीन के लिए कहना चाहूँगी कि जो मेरी तरीके से इस तरीके से गुजर रही हो, जिनके रिलेशन में इस तरीके से करवाहट रह रही हो लेकिन वो कोई डिसीजन ना ले पा रही हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोचें बनिस्बत इसके कि अपनी फैमिलीज़ के लिए सोचें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़वातीन अपने पे सह रही होती हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे पेरेंट्स के साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, किस तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपने लिए सोचें जैसे मैंने सोचा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं जो हूँ सिंगल पेरेंट हूँ, बल्कि ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स। जब मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह वो तमाम कमेंट्स जो हमारे वीडियोस के नीचे हैं वो भी मैं शेयर ज़रूर करूंगी आप लोगों से। लेकिन ये तमाम ये वो चीज़ें हैं जो हर दूसरी तीसरी खातून की कहानी है। सो आज के प्रोग्राम से जितनी बातें उजागर हुई हैं उसे सोचें ज़रूर, और वो सोच सबके लिए है, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, सिबलिंग्स के लिए भी। विद दैट अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।